ऑलराइट, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रेड अप पर। मेरा नाम है लोकेश भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बारी आज। जितने भी साथी यहां पर जुड़े हुए हैं सभी को हाय हेलो वेलकम एवरीवन एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, परफेक्ट होंगे और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जितने भी साथीगण मित्रगण जुड़े हुए हैं यार, सभी को कल रात के सेशन में मजा आया होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, पूरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और वाईटी वाली टैब खोल के चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर तो जितने भी साथीगण यहाँ पर हैं, ठीक है उन सभी से मैं कहूंगा यहाँ पर कि ये जो सेशन रहने वाला है, ठीक है, ये जो सेशन रहने वाला है, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, दिस सेशन इज गोइंग टू बी थोड़ा हटके, थोड़ा बेहतरीन, थोड़ा अलग। ठीक है, वैसे टाइप का सेशन रहने वाला है। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, इस प्यार के बारे में मतलब जितना कहूं उतना थोड़ा पड़ता है, कम पड़ता है, हमेशा से कम पड़ता है, आगे भी कम पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, वो एक काउंटर लगा के छोड़ जाएगा जो मुझे दिखता रहे कि कितने बच्चे देख रहे हैं। सिर्फ वीआईटी वाली जो टैब है वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, यही छोड़ दीजिए, बस खत्म। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से कि ईवीएस सीरीज आज हम लोग स्टार्ट तो बहुत दिनों की कर चुके हैं, बट आज हम लोग भाग 8 करने वाले हैं। पार्ट 8 अगेन, एक और बेहतरीन पार्ट, एक और महत्वपूर्ण पार्ट और एक और शानदार पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों, भैया कहाँ सो गए, कुछ लोग जाग गए, कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि यार आराम से चलेंगे सर, अभी तो आने में टाइम लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं कहूंगा यार आप लोग अपने समय से आए ना आए, लेकिन मैं हर रोज 1:30 बजे आप लोग को यहां पर दिख जाता हूं। ठीक है, और कल रात का गिफ्ट कैसा लगा पहले तो ये बताओ सबके सब। कल रात 9:30 बजे कैसी लगी क्लास? ठीक है, बेहतरीन लगी। और ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। अगर ऐसी क्लासेस और होनी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसी क्लास सर और होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम और ऐसी क्लासेस प्लान करें और अलग अलग फैकल्टी के साथ प्लान करें। राइट, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, ठीक है, मैं ही नहीं, आपको एक दिन एक रात में सोनिया मैम पढ़ा दें, एक रात को कोई दूसरे टीचर पढ़ा दे, ताकि आपको और भी विषयों के वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से बता पाए। ठीक है, देखिए, चूंकि मैं ईवीएस पढ़ाता हूं तो हो सकता है कि मैं सीडीपी उतने अच्छे से ना बता पाया हूं। ठीक है, हो सकता है मैं हिंदी उतने अच्छे से ना बता पाया हूं जो जितने अच्छे से बतानी चाहिए थी। ठीक, हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। और एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, समझ रहे हैं। तो अलग अलग चैप्टर अगर पढ़ाएंगे तो वो अपने सब्जेक्ट्स को भी मजबूती से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग मैंने कर दिया, बाकी अभी सभी टीचर्स जो हैं वो करेंगे। पैडागोजी की क्लासेस में आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक मैं 2 मैराथन लेकर आ रहा हूं। ईवीएस की बड़ी मैराथन होंगी, कम से कम 2 घंटे की एक क्लास होगी। ठीक है, और दो क्लासेस में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ईवीएस की पैडागोजी कवर हो जाए, पूरी पैडागोजी कवर हो जाए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आने वाले 2, अगर मैं बात करूं आने वाले 2 क्लासेस की, ठीक है, आने वाले वीक में वो क्लासेस होंगी। और सबसे लास्ट में जो लास्ट का रहेगा साथियों, जो लास्ट का रहेगा, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है, जो लास्ट का पॉइंट रहेगा अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, उसमें हम पेपर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्या लगा रहे होंगे, ठीक है, पेपर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए सर आप ही क्लासेस लिया करो, सब चीजें आप लिया करो। यार देखो, ऐसा हो नहीं सकता ना, मैं तो कोशिश करूंगा भैया आप लोग की पूरी क्लासेस ले लूं, पर देखो यार पेड वाले बच्चे भी हैं, वो भी तो छात्र हैं, उन्होंने भी तो पैसे दिए हैं, समझ रहे मेरी बात, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उनकी 6 क्लासेस होती हैं पर डे, फिर 2 क्लासेस आपकी होती है, तो 8 क्लासेस टोटल हो जाती हैं। फिर भी मैं आप लोगों के सामने इतना एनर्जेटिक मिलता हूं, इतना एनर्जी में मिलता हूं, ताकि यार आप लोगों को एक जज्बा आप लोगों के अंदर रहे, आप लोगों के अंदर ये रहे कि हमें मचा देना है, धूम मचा देंगे हम लोग, आग लगा देंगे हम लोग। ठीक है, पेपर में जाएंगे, इसलिए मैं इतने जज्बे में रहता हूं। और मैं ही तुम्हें ऐसे ढीला ढाला पढ़ाऊं, बताओ बच्चों पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा, भैया क्या फायदा उससे। ठीक है, वो तो एक तरीके से ना टाइम पास हो गया पूरी तरह से। ठीक है, बताओ पहले का क्या आंसर होगा, वो टाइम पास हो गया। जज्बा होना चाहिए ना, जब गुरु में जज्बा होगा तभी तो लगेगा छात्रों में कि हाँ भैया जज्बा है, समझ रहे मेरी बात। चलिए, तो पर्यावरण अध्ययन की रामबाण श्रृंखला जो कि अब खत्म ही होने वाली है, अब 2 पार्ट और होंगे, 9 और 10 पार्ट खत्म होंगे। फिर हम इसके बाद क्या लेकर आएंगे बताइए, इसके बाद हम लाएंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में क्या रहेगा साथियों, ब्रह्मास्त्र में हम लोग पैडागोजी शामिल करने वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, पैडागोजी शामिल करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में। भाई राम जी का बाण चला, बट ब्रह्मास्त्र चलाएंगे अब इसके बाद में। ठीक है, जो कि और बेहतरीन सीरीज होगी, और ज्यादा इवेपोरेटेड होगी, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा उसमें, और ज्यादा चीजें इलेबोरेट करूंगा मैं उस सीरीज में। ठीक है, तो गिफ्ट 1 तो आप एक गिफ्ट 2 तो आपको दे दिया, पहले गिफ्ट 2 दे दिया, आप गिफ्ट 1 की बारी है इस शनिवार को। ठीक है, इस शनिवार को पता है ना महासंग्राम करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, महासंग्राम। ठीक है, तो देख रहे हो कैसी कैसी चीजें कर रहा हूं, है ना, रामबाण, महासंग्राम, ब्रह्मास्त्र, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि
इस बार तो एग्जामिनेशन पर हावी होने चाहिए हम लोग, ठीक है। तमाम देवी देवताओं को बैठा देंगे इस बार, है ना, एग्जामिनेशन में, टेंशन मत लीजिए, ठीक, समझ गए। तो महासंग्राम करने जा रहे हैं इस शनिवार को। कौन कौन आ रहा है यार आप में से, एक बार बता दो, सब लोग हाजिरी लगा दो कि सर हम आने वाले हैं इस शनिवार को, ठीक है। तो महासंग्राम में जो कि होने जा रहा है इस शनिवार को 1:30 बजे से ही, जिसमें आप लोग को याद है ये वाली क्लास एनसीईआरटी पर आधारित पूरे ईवीएस का निचोड़ मैं कराने जा रहा हूं। ये वाली क्लास यूट्यूब पर से हटा दी गई थी, दिक्कत आ गई थी, थोड़ी परेशानी आ गई थी, है ना, और बताया था कि परेशानी भी किन लोगों ने की थी, किन लोगों ने की थी, जो हम लोगों से जलते हैं, जो आप लोगों से जलते हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों ने क्या कर दी, परेशानी कर दी। पर भाई साहब उन लोगों से कह दूंगा मैं, जितने भी ये दूसरे हैं, ठीक है, ठीक, ग्रेड अप से जितने भी ये दूसरे हैं, उनसे कहूंगा कि चाहे लाख रोक लो, आग लगा ली है हम लोगों ने और आग लगा के मानेंगे, अब हम जीत कर मानेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए, तो साथियों अगर मैं बात करूं यहां पर, तो शनिवार को जो टेक्निकल कारणों से जो दिक्कत क्लास हटा दी गई तो वो दोबारा आने वाली है अब आप लोगों के सामने। सब लोग आइएगा, सब लोग को मौजूदगी वहां पर चाहिए होगी, मुझे कम से कम 4-5 हजार, कम से कम 6 हजार, कम से कम 2 चाहिए होंगे उस दिन, ठीक है। 2021 को और खास होगी और बड़ी होगी वो क्लास। तो आज के क्वेश्चन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने जो अपना आंकड़ा लगाया वो कुछ, देखो आंकड़ा कुछ ऐसा होता है, याद रखिएगा, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण अध्ययन में, समझिए साथियों, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। कोई टीचर इतने अच्छे से आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता। 8 क्वेश्चन हमारे थीम बेस्ड होते हैं 15 में से, याद रखिएगा, थीम बेस्ड मतलब 6 थीम है हमारे, 6 थीम है हमारे, कौन कौन से, परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार मित्र, ये सभी चीजें जो हमारे 6 थीम आते हैं, शेल्टर हो गया, आश्रय हो गया, पानी हो गया, ठीक, ये 8 है, ठीक। दूसरा हमारे 8 थीम बेस्ड, 8 तो हो गए हमारे थीम बेस्ड, बचे अब हमारे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चंस में से 2 साथियों हमारे आते हैं पॉल्यूशन रिलेटेड या फिर किसी पॉलिसी से रिलेटेड, पर्यावरण में जो चलाई जा रही है, ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड या फिर पॉल्यूशन रिलेटेड। बचे कितने, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से साथियों 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे साइंस से, एसएसटी से, साइंस से, एसएसटी से, या फिर पर्यावरण अध्ययन की जीके से, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं यहां से, और बचे हुए 2 क्वेश्चन साथियों हमें कहां से देखने को मिलते हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज से होते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब साथियों, आप लोग अपनी लाइफ में कैसे, मतलब बच्चों की तरफ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि यार वर्क कैसे करते हैं हम लोग, ये काम कैसा है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन से साथियों, जो पूरा पेपर उठा लेना, कभी भी पूरा पेपर उठा लेना, तुम किसी भी साल का उठा लेना, अगर रिसर्च करोगे ना तुम लोग, पता है एग्जाम कैसे निकलता है, एग्जामिनेशन रिसर्च से निकलता है, ठीक है। आज रात की क्लास का पता चलेगा कौन लेगा, ठीक है, आज रात की क्लास का पता चलेगा, शायद कल हो वो क्लास, क्योंकि वो एक एक दिन छोड़ के रहेंगे ना यार, आप लोगों को भी टाइम देंगे पढ़ने के लिए। अगर हर दिन टेस्ट लेते रहे तो तुम कैसे, और फिर उसे यार बड़ा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब कल तो 60 ही क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन करने में, उसे 150 क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग भी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर एक आध दिन बीच बीच में क्लास ना हो तो घबराइएगा मत ना, ठीक, समझ गए। तो ये पूरा एनालिसिस है, पूरा का पूरा आप लोगों को मैंने निचोड़ दे दिया कहां से कैसा क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन थीम बेस्ड मिलेंगे, थीम के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर करा दिया, आगे भी कल निचोड़ कराने वाला हूं इन 8 क्वेश्चंस के लिए। 2 क्वेश्चन एनवायरमेंटल पॉलिसी से इस वाले सेशन से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसएसटी साइंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं और 2 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज से होते हैं जो हम डेली बेसिस पे होते हैं। ये है हमारा, अच्छा तो 1300 हो गए तो डैब बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है साथियों जिससे हम चलते हैं। तो आज का जो सेशन है ये 2 क्वेश्चन के लिए हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का जो सेशन रहने वाला है वो 2 क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। आर्सेनिक साथियों कांच से होता है, याद रखिएगा, जहां पर कांच से रिलेटेड चीजें ज्यादा बनती हूं। तो यहां पे बताइए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या फिर साथियों मध्य प्रदेश में। ठीक है सर, मेरा नाम लीजिए, बहुत बढ़िया नाम। नाम एक ऐसी चीज है जो लिया नहीं जा सकता, जिसे बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बनाया जाता है। नाम आपका ब्रांड होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए निम्न में से कौन सा प्रदेश आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है। साथियों इस बार अगर तुम्हें सीटेट क्वालिफाई करना है ना, तो अभी रिसर्च कर लीजिए, अभी इतना टाइम है कि हल्की फुल्की रिसर्च कर लीजिए, या फिर अपने टीचर्स को बोलिए, ठीक है, कि सर हमें एक मोटा माटी बताइए कि कहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। समझ गए मेरी बात। जो टीचर आपको रिसर्च करके बता देगा वो टीचर बेहतरीन टीचर है। और ग्रेड अप के सभी टीचर आपको रिसर्च करके बता देंगे कि बेटा 6 क्वेश्चन यहां से, 7 क्वेश्चन यहां से आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों उस क्वेश्चन का, दैट इज वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में साथियों आप सबको पता है चूड़ियों से बना हुआ काम बहुत ज्यादा है, कांच से बनी हुई चीजों का काम बहुत ज्यादा है, और आर्सेनिक भी वहीं पर कहा प्रयोग किया जाता है साथियों। तो आर्सेनिक के द्वारा हमारा ये पश्चिम बंगाल में होता है। यहां पर कैंसर जैसे रोग को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इसकी वजह से।
ध्वनि प्रदूषण किस कारण से होता है, किस कारण से साथियों ध्वनि प्रदूषण होता है? यहां पर आप लोग बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण, आवाज का जो प्रदूषण है वो किस कारण से होगा? अच्छा सॉरी, किस इकाई के द्वारा मापा जाता है साथियों? ये वाला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है। वेरी गुड। तो पॉल्यूशन से मैंने बताया ना, 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं हर बार, इन 2 क्वेश्चंस को आज पक्की करके लेके जाओ, ठीक, समझिए 2 क्वेश्चंस आपके पक्के करके लेके जाओ अपने। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं? देखिए, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में। अब मान के चलिए एक बार मैं धीरे से बोलूं, जैसे कि राम, एक बार मैं जोर से बोलूं राम, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, किसका? इंटेंसिटी का, यानी कि आवाज की तीव्रता का डिफरेंस है, ठीक। राम और राम दोनों में तीव्रता का फर्क है। लेकिन इसी के जस्ट दूसरी साइड हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं हम पिच, ठीक है। अब लड़का और लड़की की पिच देखियोगी, लड़की कैसे बोलेगी? किसी चीज को श्रील आवाज में बोलेगी, ऐसे खाना खा लो, ठीक है, लड़की ऐसे बोलेगी, और उसी आवाज को लड़का बोलेगा खाना खा लो, ठीक है। लड़के की भारी आवाज, लड़की की श्रील आवाज, दोनों के बीच में फर्क किसका? पिच का फर्क है। किसका फर्क है साथियों? पिच का। अगर मैं यहां पर बात करूं तो डेसिबल इज द इंटेंसिटी की है ये, ठीक है, जो आवाज की क्या बताती है साथियों? तीव्रता बताती है। और पिच जो है वो आवाज का क्या बताता है साथियों? पिच आवाज की पतलापन या फिर क्या बताता है साथियों? जोरपन बताता है, फ्रीक्वेंसी। और इसे हम हर्ट्ज में मापते हैं, याद रखिएगा साथियों, किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में। बस दोनों चीजें याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो डेसिबल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, गजब, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, नाइस, बढ़िया जा रहे हैं, वेरी गुड, गजब, ठीक है, शाबाश। हाँ हाँ, लड़की की आवाज निकालता रहूं मैं, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। सब लोग यार शेयर करते रहिएगा सेशन को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है मेरे प्यारे मित्रों? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। बट बात करूं मीथेन की, तो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं तो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। बट हीलियम हमारी, याद रखेगा, सबसे कैसी, देखो हाइड्रोजन और हीलियम हमारी 2 कैसी गैस है साथियों? ये हल्की गैसेस हैं। और ये कहां प्रयोग की जाती है? याद रखिएगा, बैलून जो होता है, हम गुब्बारा जो भरते हैं, बचपन में याद होगा, जो गुब्बारे वाला आता था, जो बालों से गुब्बारे देता था, ठीक है, याद है? बालों से गुब्बारे ले लो, वो साइकिल पर जो चलकर आया था, गांव गांव चला करता था, फिर वो उड़ने वाला गुब्बारा दिया करता था। बचपन में मजा आ जाया करता था उसे देखकर। क्यों मजा आ जाया करता था यार? वो बचपन मतलब बचपन था, वो छोटी छोटी चीजों से हमें लगा करता था कि कैसे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हीलियम से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है वो ऊपर उठता है, क्योंकि हीलियम गैस आसान होती है, ठीक है, सॉरी, आसानी मतलब हल्की होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी सबसे हल्की गैस होती है। पर हाइड्रोजन को हम इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को हम गुब्बारे वाले में इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते, जो गुब्बारे वाला आता था, ठीक है, इसलिए नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि अगर हाइड्रोजन से भरा हुआ, हाइड्रोजन आग बहुत जल्दी पकड़ती है, और हाइड्रोजन से भरा हुआ कोई गुब्बारा किसी बच्चे को दे दिया और हल्की सी भी आग लगे तो भाई साहब पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? तो हीलियम हमारी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ये वाला क्वेश्चन तो याद होगा, 3 बार सीटेट का, 3 बार आया है सीटेट में, ठीक है, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में चर्चा है, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में चर्चा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम किसी भी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर हम उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें मछली डाल दें तो मछली क्यों मर जाएगी? देखो, मछली तड़पे पानी बिन धिनक धिनक धिन, ठीक है, ये गाने सही लगते हैं, पर समझिए मछली पानी बिन नहीं, मछली उसके अंदर, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन के लिए तड़पती है। जैसे ही आप पानी को एक बार उबाल देते हैं तो उससे घुली हुई ऑक्सीजन निकल जाती है, और इस ऑक्सीजन, जब घुली हुई ऑक्सीजन मछली को नहीं मिलती तो मछली मर जाती है, याद रखिएगा। तो साथियों आप सभी को पता है साइनाइड, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आइसोसाइनाइड, ठीक है। याद रखिएगा यार, जितनी भी साइनाइड चीजें हैं ना, ये सभी जहरीली होती हैं, याद रखिएगा, जहरीली होती हैं, ठीक है। एक तो कतई जहर, तुम लोग हो सबके सब कतई जहर हो तुम, है ना, एकदम जहर, और एक हमारा ये जहर है, ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी में जिन्होंने जान ले ली थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हम ओजोन दिवस कब मनाते हैं? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। आज तो क्वेश्चन बेहतरीन लग रहे हैं ना, आज तो आसान क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैंने बताया था कि आप लोग टेंशन ना लें,
थीम बेस्ड, पॉलिसी बेस्ड, हर तरीके के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। बस जरूरी है आप लोग रेगुलर बेसिस पर बने रहें। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए ईवीएस में, मैं बैठा हूं यहां पर, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये दिन याद रखिए, दिन वगैरह जो भी है, पॉलिसी वगैरह, इन्हीं क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंटेंट के साथ में मिस्टेक कराते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस गलत मत कीजिएगा गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? इनमें कौन सा है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? वो डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, हाइड्रोजन है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण, देखो साथियों, अगर आप लोग बात करें डीजल अगर आप जलाएंगे तो कार्बन का कंबशन होगा तो CO2 बनेगी। पेट्रोल आप जलाएंगे, कार्बन है तो CO2 बनेगी। कोयला आप जलाएंगे तो कार्बन है, CO2 बनेगी। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन जलाएंगे तो कोई CO2 नहीं बनेगी। और इवन एट हाइड्रोजन का पूर्ण दहन होता है। जिन चीजों का पूर्ण दहन होता है वो कभी भी पॉल्यूशन नहीं करती। वो क्या नहीं करती साथियों? वो आपका क्या नहीं करती? पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती। तो हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, सबको मगज में आ रहा है? कंटेंट से खुश हो? अगर खुश हो तो लिख दो यार एक बार, खुश हैं सर, बेहतरीन तरीके से खुश हैं, ठीक है। सभी लोग लिख दो खुश हैं सर एकदम, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो गया। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? इनमें से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? बताइए साथियों, किस कारण से अम्लीय वर्षा होती है? कम ऑन एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन तरीके से आग लगाकर सभी लोगों को बताना है कि किस कारण से अम्लीय वर्षा होती है। H2S से, SO2 से, HCl से, NaCl से। कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया, खुश हैं सब लोग, खुश हैं, बहुत बेहतरीन, गजब जा रहे हैं सब लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो सही आंसर क्या है? SO2। यार आप लोगों को पता, देखो अम्लीय वर्षा के कारण 2-3 चीजें हुई हैं, याद रखिएगा। पहली बार कुछ लोगों ने जैसे ही मेघ आए, ठीक है, अब गाना देख लिया, फीलिंग ले ली, ठीक है, अब गाने ही ऐसे बन रहे हैं, क्या करें कि जादो अंबेरा बरसिया पानी, ठीक है भैया, पानी जब बन रहा है, मिट्टी दी खुशबू आई, ठीक, तो फीलिंग लेने लगे लोग, है ना। या फिर कि आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, ठीक। तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि बारिश आई तो नहा ही लो, ठीक है, उस बारिश में नहा लो। पर रुको 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 जरा, ठीक है, रुको थोड़ी देर रुको। पहली बारिश में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। कारण ये क्योंकि पहली बारिश में एसिड होने की संभावनाएं होती हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, समझ रहे मेरी बात। पहली बारिश में पॉल्यूशन होने की संभावनाएं होती है, तो बारिश में भैया चल मत देना खुद ही, ठीक है, कहीं पहले चल लो। क्यों? क्योंकि अब एसिड गिरेगा तो फोड़ा फुंसी हो जाएंगे बकायदा। और कुछ लोग तो अपने फोड़ा फुंसियों के इलाज के लिए क्या कर रहे होते हैं? वर्षा का वेट कर रहे होते हैं। जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मी में यहाँ पर कमर पे क्या हो जाते हैं? लाल लाल से दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए। अब देखो यार, पहले क्या होता था? पहले एसी वेसी तो हो नहीं थे, ठीक है, गर्मी दब के पड़ती थी, गर्मी इतनी पड़ती थी जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। अब उस गर्मी को मिटाने के लिए साथियों, उस गर्मी को मिटाने के लिए, या फिर उन जो फोड़ा फुंसी कमर पे हो गए हैं गर्मी में, उन्हें कम करने के लिए लोग बारिश में नहाया करते थे। अब क्या दिक्कत है? अब बारिश में नहाते वो फोड़ा फुंसी और बड़े हो जाते हैं, छोटे नहीं होते। कारण यही है, ठीक है, क्योंकि अब हमने वर्षा को वर्षा नहीं छोड़ा, हमने क्या कर दिया? एसिड रेन कर दिया है। पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं। हमारे ताजमहल मुमताज जी के लिए बनवा के गए थे, ठीक है, हमारे, ठीक है, बनवा के गए थे खूब बढ़िया मुमताज जी के लिए। अब आएंगी मुमताज भी, अगर एक बार भटक जाएं तो भाई साहब घबरा जाएंगे कि ये वाला ताजमहल तो नहीं बनवाया था। ना 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 ना, जरूर कोई ना कोई गलती हो रही है, मैं गलत जगह पर आ गया, क्योंकि पीला पड़ गया है पूरा का पूरा ताजमहल, ठीक। और किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? ठीक है, वर्ल्ड इंक्यूबेशन का कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जो विश्व में ऊष्मा बढ़ती जा रही है साथियों, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, समझिए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है कि हम भैया कितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, दबकर ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं। जितनी निकली जा सकती है उतनी ग्रीन हाउस गैसेस कर रहे हैं हम खड़ी। और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है साथियों? वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है। अगला, महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण क्या है? किस वजह से महासागरों में जल बढ़ता जा रहा है? अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा, ग्लेशियर का पिघलना, इनमें से कोई नहीं।
देखो साथियों, हम लोगों ने क्या किया, पहले पूरी प्रोसेस समझ जाइएगा, आप लोग खुद तारीफ करेंगे मेरी, जितने आसान तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। ये भैया पृथ्वी मैया है, ठीक है, और ये रहे सूरज चाचा, ठीक है, ये सूरज चाचा है यहां पर कोने में, और ये है पृथ्वी मैया। सूरज चाचा क्या करते हैं, इन्हें लाइट देते हैं कि लो भैया ठीक है, और वो लाइट अगर मान के चलो हमारी पृथ्वी पर नॉर्मल आए तो वो टकरा कर कहां चली जाएगी, वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज लाइट जो है सरफेस से टकरा कर वापस जाती है। जैसे आप लोगों के दर्पण से ना, आप लोग करते नहीं, बचपन में खेला हुआ आप लोगों ने, दर्पण से ऐसे वो रोशनी से किसी की आंखों पे कर दिया करते थे, याद है? बचपन में हम ऐसे किया करते थे शीशे से, ठीक, क्योंकि लाइट टकरा कर किसी भी सरफेस से वापस चली जाती है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होती है। पर हमारे चारों ओर पास कर क्या है साथियों, यहां पर हमारे चारों ओर पास कर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, चाहे वो हमारे ओजोन हो, ठीक है, कुछ मीथेन हो, ठीक है, ये नेचुरल हैं, ये पहले से ही थी, इनको कोई बना के नहीं गया, ये पहले से ही थी, ठीक है। अब इन गैसेस ने क्या किया, इनको ट्रैप करना किया। अब इनको एनर्जी जो लाइट जाती थी उसकी हीट को ट्रैप कर लेते थे ये, ठीक है, क्या कर लेते, ट्रैप मतलब पकड़ के बांध लेते थे कि नहीं 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 वापस नहीं जाने देंगे भैया, एक बार आगे सन से तो यही रहो। तो इससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है, कितना, 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है एवरेज तापमान। पर गलती क्या हुई, ठीक है, गलती क्या हुई, गलती ये हुई मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने CO2 इतना बढ़ा दिया कि अब 15 डिग्री सेल्सियस नहीं रह रहा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर जो ग्लेशियर हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, पूरी ग्लोब गर्म हो गई है। यहां पर जो ग्लेशियर्स थे हमारे, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ये पिघलने लगे, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता चला गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज साथियों ग्लेशियर का पिघलना। एक बार में समझ में आया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है साथियों, ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस पूरी पृथ्वी का गर्म होना बोला जाता है साथियों, क्या बोला जाता है इसे, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है ग्लेशियर का पिघलना, और ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो जाता है साथियों, जल स्तर की वृद्धि। सब कनेक्टेड आपस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में जल संकट का मुख्य कारण क्या है, क्यों आखिरकार मुख्य कारण है हमारा, बताइए, फटाफट से आंसर करिए। बेहतरीन, शानदार, ठीक है। माफ कीजिएगा, कोई फ्लोट करके कमेंट आ रही बार, इतनी तेजी से ऊपर जा रही, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, ठीक। चलिए, नगरीकरण, अम्लीय वर्षा, वैश्विक तापमान में वृद्धि और औद्योगिकरण, ठीक। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस, तो सबको पता है यार, हम जो नगरीकरण कर रहे हैं ना, नगर, ठीक है, ये हमारे जल संकट का मुख्य कारण है, समझिए। क्योंकि यार पहले क्या होता था, गांव होते थे, गांव में क्या है कि कच्चा होता था सब कुछ, ठीक है, सब कच्चा चौका, सब कुछ कच्चा। तो बारिश हुई, ठीक है, बारिश बरसकर पानी यहां पर इकट्ठा होता था और वो जमीन में चला जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब हम लोगों ने गांव में भी ये पक्के करा दिए, ये क्या करा दिए, पक्के करा दिए, ठीक है। अब बारिश तो बरसेगी भैया, बारिश का तो काम है बरसना, लेकिन वो अब धरती में नहीं जा पाता पानी, वो बहकर नदी से नाले में, नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में चले जा रहा पानी, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नगरीकरण कारण है। स्मॉग किससे बनता है, स्मॉग, बताइए साथियों, स्मॉग। देखिए स्मॉग जो है, ये वर्ड जो है स्मॉग, ठीक है, ये 3 चीजों से बनता है, समझिए। सनलाइट, ठीक है, जब सनलाइट बढ़ जाए, याद रखिएगा, जब स्मॉग बढ़ जाए, ठीक है, तो इन दोनों के प्रभाव से हमें दिखाई देता है स्मॉग, ठीक है, याद रखिएगा। पर स्मॉग कैसे कैसे बनता है याद रखिएगा, तो याद रखिएगा साथियों, ये धुएं और कोहरे से हमारा स्मॉग बनता है, ठीक है। जब धुआं बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से और कोहरा छा जाता है, ठीक है, इन दोनों से बनता है। निम्न में से कौन सी गैसेस हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सी गैसें पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक प्रकार की नहीं होती, कहीं पेपर में एक प्रकार के समझ लें आप लोग, UVA, UVB और UVC, ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। बताइए फटाफट से, तो कौन सी इन बताइए। तो हमें यूवी किरणों से हमें ओजोन बचाती है, कौन से बचाती है, O3 बचाती है साथियों, याद रखिएगा, ओजोन जो है वो हमें बचाते हमें, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगा, बताइए फटाफट से। नाभिकीय, सूर्य, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं।
देखो साथियों, नाभिकीय ऊर्जा जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जीज हैं साथियों, ये कहीं ना कहीं किसके कारण क्या कर सकती हैं, ये हमारे जो जल है, ठीक है, उसे प्रदूषित कर देती हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी रह जाती है जल को, ठीक है, और सूर्य किसी भी तरीके से हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो सन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का तो आपको पता ही है, पेट्रोलियम से क्या नहीं होता, ठीक है, प्रदूषण होता है खूब बहुत सारा, ठीक। निम्न में से कौन सा एक जैव अपघटय पदार्थ नहीं है, कौन सा एक ऐसा है जो जैविक तौर पर नहीं अपघटन होता, जिसका प्लास्टिक, सीसा, पॉलिथीन, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका जो सही आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि ना तो प्लास्टिक होता जैव, ना सीसा होता, ना पॉलिथीन होता, लेकिन पत्ते, फूल, झाड़ी ये सब जैव हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लंदन ध्रुव कब पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन स्मॉग, ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लंदन स्मॉग कब अकर होता है। ये एक ऐसी घटना है जो हर बार होती है, तो बताइए कब होता है। साथियों याद रखिएगा, जब शीतकाल में सुबह के समय में, ठीक है, शीतकाल में ठंडर में वहां पर सुबह के समय में लगातार धूम में पाया जाता है, और वो भारत में भी अब पाया जाने लगा है, दिल्ली में, ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे पहले किसने पहचाना था, इनमें से कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव की सबसे पहले चर्चा की थी मेरे प्यारे मित्रों। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे, कोई भी घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। अच्छा 2000 पर 2 डैब तो किए ही नहीं यार, है ना, गजब। तो सही बताइए आंसर यहां पर, ग्रीन हाउस गैस का सबसे पहले किसने पहचान की थी, तो ग्रीन हाउस की सबसे पहले पहचान हमारे जीन बैप्टाइज जोसेफ फॉरियर ने की थी। किसने की थी, जीन बैप्टाइज जोसेफ फॉरियर, ठीक है, ये थे हमारे जो जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस को सबसे पहले पहचाना था। EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कब स्थापित किया गया था, एक ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी है, कभी भी आ सकता है। तो 1969 में हमारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्थापित किया गया था, जो ये पढ़ता है कि आखिरकार हमारी एक्टिविटीज से क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, वो सभी चीजें पढ़ता है। वायु प्रदूषण नहीं होता, किसके कारण, वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता, कैंसर नहीं होता, श्वसन के संबंधी रोग नहीं होते, पाचन से या फिर इमारतों का क्षय नहीं होता। बताइए वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता। तो साथियों आप सभी को पता है कि हमें कोई पाचन जैसी समस्या हमारे वायु प्रदूषण से हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन कैंसर हो सकता है, श्वसन संबंधी हो सकता है, और इमारतें जैसे ताजमहल का क्षय हो रहा है वायु प्रदूषण से, वो हो सकता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन की परत की मोटाई किस में मापी जाती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओजोन परत की अगर आपको मोटाई मापनी हो तो किस में आप लोग मापेंगे उसे, बताइए फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जितने भी साथी बैठे हैं यहां पर, उस साइड बैठे हुए हैं, उन सभी से कहूंगा भैया इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करना, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत मजा आने वाला है सेशन में, ठीक है, वेरी गुड। तो ओजोन परत की जो मोटाई है मेरे प्यारे मित्रों, वो डॉबसन की इकाई में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है साथियों, डॉबसन में मापते हैं हम लोग। ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसे डॉबसन में मापते हैं, ठीक है, डॉबसन इज द यूनिट, ठीक। ओजोन परत की क्षय का कारण कौन सी बीमारी होती है, अगर ओजोन परत क्षय हो जाए ओजोन परत का, उसके कारण कौन सी बीमारी होगी, स्तन का कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, या फिर रक्त का कैंसर, बताइए फटाफट से। तो अगर आपके ओजोन परत के क्षरण हो जाए साथियों, तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, रक्त का कैंसर हो सकता है, गलत लिखा है, ठीक है, गलत लिखा है, त्वचा कैंसर हो सकता है आपको, ठीक है, त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है, त्वचा कैंसर हो सकता है। गलत आंसर क्यों दे दिया ये वाला, ठीक है, आपको त्वचा का कैंसर हो सकता है, क्योंकि ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाती है, और यूवी रेज अगर हमारी डायरेक्ट स्किन से टकराएंगे तो स्किन कैंसर हो सकता है हमें, ठीक। ओजोन का अणुसूत्र क्या है, ओजोन बताइए, O2 है, O3 है, CO2 है, इनमें से कोई नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो 2300 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कम ऑन, बहुत बढ़िया जा रहे हैं साथियों हम लोग, ठीक है। तो O3 हमारे ओजोन का क्या है साथियों, अणुसूत्र है, ठीक है, O3। अगला, तो अब हम लॉ और एक्ट पर बात कर लेते हैं। यहां से साथियों हमेशा आप लोगों को देखिए, एक क्वेश्चन तो जो पॉल्यूशन का करा दिया मैंने पीछे, वहां से आ सकता है, और एक क्वेश्चन हमें यहां से हमें देखने को मिल सकता है, एनवायरमेंटल लॉ एंड एक्ट से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, 1986, 1982, 1984 या फिर 1999, कब बना बताइए। हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कम ऑन एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जोरदार, ठीक है, गजब, ठीक। चलिए,
तो सही आंसर क्या होगा साथियों, दैट इज 1986। 1986 में पहली बार यह महसूस किया गया है कि पर्यावरण का तो लगातार क्षय हो रहा है, अगर इसी स्पीड से क्षय होता रहा तो किसी दिन हाथ में कटोरा होगा हमारे में, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं एनवायरमेंट में, तो ठीक है, तो इस दिन से हमें पता चला पर्यावरण के क्षय के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? पहली बार हमें कब पता चला कि वन्य जीव सुरक्षा बहुत जरूरी है? कब यह अधिनियम पारित हुआ? 1960 में, 1971 में, 1972 में, या फिर 1989 में, 1989 में? बताइए कब पता चला हमें। तो आपको पता होगा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में हुआ, जिसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की क्या लेते हैं साथियों, शपथ लेते हैं, और हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम करते हैं साथियों। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? बताइए किसकी खेती अगर करेंगे हम लोग तो वो गैर वन के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, चाय की, सहतूत की, रबड़ की, उपरोक्त सभी की। बताइए, बहुत बढ़िया, कि आप इनमें से कौन सी की खेती करेंगे जो वन के अंदर नहीं कैटेगरी कही जाएगी, ये आपको फायदा पहुंचाने वाली कैटेगरी होगी। बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए, ऑल ऑफ द। ठीक है, अगर आप चाय की खेती करते हैं, सहतूत की करते हैं, रबड़ की करते हैं, तो भैया वो वन संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आता है। ठीक है, कार्बन शुल्क कब सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? कि आप कार्बन एमिशन करते हैं तो उसको आपको शुल्क देना पड़ेगा। सबसे पहले कहां लागू हुआ था? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर आइसलैंड में? कहां पर हुआ था याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड बहुत साफ सिटी है यार, बहुत साफ देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड बहुत साफ देश है, ठीक है, वहां पर शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से एनर्जी एंड रिसोर्सेज से, ठीक है, जो कि आपको पता होगा, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा भैया कन्वेंशनल सोर्स है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। यहां से क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? सबसे पहले बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? दिल्ली में, जयपुर में, पिलानी में, आगरा में? बायोगैस संयंत्र, ठीक है, सबसे पहला बायोगैस प्लांट कहां लगा था ये बताइए फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? अगर मजा आ रहा है तो लिख दीजिए सर मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो सही आंसर है दैट इज पिलानी। बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन कॉलेज, ठीक, वहीं आसपास, ठीक है, हमारा पहला बायोगैस संयंत्र है। ठीक है, भारत में पहला बायोगैस संयंत्र कहां लगा था हमें पता चल गया, बिट्स पिलानी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? बताइए, प्राकृतिक गैस नहीं है राजस्थान में, पवन ऊर्जा नहीं है, जल विद्युत ऊर्जा नहीं है, या फिर सौर ऊर्जा नहीं है राजस्थान में? बताइए, राजस्थान में कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है मेरे प्यारे मित्रों? बताइए फटाफट से। प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा? वेरी गुड, मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है ना, बेहतरीन तरीके से मजा आना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस राजस्थान में नवीनकरणीय संसाधन नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लोकल पेट्रोलियम गैस का, लो पेट्रोलियम गैस का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, लो पेड गैस का? बताइए फटाफट से, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है साथियों? कम ऑन, अरे आग लगा दो यार, एक बार आग का सिंबल आ जाए, ठीक है, फटाफट से, तो फिर बढ़िया रहेगा। ठीक, जितने भी साथी गण हैं यहाँ पर, ठीक, तो एलपीजी किसका नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? तो एलपीजी जो है हमारा दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप है एलपीजी। ठीक है, वैसे ही सीएनजी जो है साथियों, सीएनजी दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा, दोनों के फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? कौन सा ऐसा ईंधन है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा साथियों? डीजल है, गैस है, लकड़ी है, केरोसिन है? कौन सा ऐसा है बताइए? डीजल है, गैस है, लकड़ी है, या फिर केरोसिन है? कम ऑन, एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दैट इज गैस। ठीक है, गैस हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, बाकी इन सबको जलाओगे आप लोग तो CO2 जनरेट होगी। ठीक है, अगला, सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? सीएनजी की फुल फॉर्म आ गई आप लोगों से, अभी बताई थी कुछ देर पहले, अब आप लोग को बतानी है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है साथियों, बताइए फटाफट। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कितने साथी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं? जो पहली बार मेरे सेशन में, वो एक लिख दीजिए। ठीक है, और एक लिखने का मतलब है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो क्यों वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों अभी। ठीक है, फटाफट से।
तो सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हमारा सीएनजी का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की और डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग, इंडिया की और इसकी डाइवर्सिटी की, जैव विविधता की। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? यहां से भी क्वेश्चन आया था, याद करिएगा, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। लिंग अनुपात क्या रहा था भारत का? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये था 940 पर 1000। ठीक है, वैसे तो ये 943 रहा था, पर मोटा माटी से कितना लिख देते हैं? 1000 लिख देते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती? एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2500 हो गए साथियों, बड़ा वाला डैब आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, किसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बताइए साथियों। तो साथियों, आप सबको पता होगा कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान लैंड लॉक्ड है। ठीक है, कैसा है? लैंड लॉक्ड, चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। बाकी गोवा की लगती है, गुजरात की लगती है, महाराष्ट्र, मुंबई लगती है। ठीक है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कौन से राज्य में किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइए, इनमें से कथक कहां कर किया जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि डांस फॉर्म्स, आर्ट, कल्चर, इनको भी मत छोड़ के जाइएगा। हर वो छोटी से छोटी चीज करा दूंगा पर्यावरण अध्ययन की जो पूछी जाती है, हर वो क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर हो रहा है आप लोगों का। तो दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक है जो बहुत ज्यादा फेमस है साथियों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइए, केरल का। केरल में क्या किया जाता है? कथक किया जाता है, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। ठीक है, कच्ची पूड़ी तो आंध्र प्रदेश में खाई जाती है। ठीक है, चलिए, कथकली, भरतनाट्यम या फिर कथक। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज कथकली। कथकली या केरल चली, केरल चली। ठीक है, याद रखिएगा, कथकली कहां चली? ठीक है, केरल चली। समझ गए मेरी बात? ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, जनगणना की दृष्टि से बात करें तो यूपी वाले आगे निकलते हैं। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान आगे निकल जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या सही आंसर होगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन, ओणम नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है साथियों जहां पर ओणम हम मनाते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है, बताइए। वह आंध्र प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, बिहार। ठीक है, चलिए, देखिए, सभी लोगों ने सही आंसर दिए, बेहतरीन, वेरी गुड, मजा आ रहा है सेशन में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो केरल जो है यहां पर ओणम मनाया जाता है, काफी फेमस है केरल का ओणम। ठीक, यहां पर काफी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये वाला। थारू नामक जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? थारू नामक जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है साथियों? बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत जरूरी बनता है आप लोगों के लिए। कौन कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन को? कम ऑन, आग लगा रखी यार आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में थारू नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यह भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूंगा एक बार फिर से। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन क्यों अच्छे नहीं है? ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती। ठीक है, नेपाल के साथ हमारी नहीं बनती। ठीक है, बनती थी पर अब नहीं बनती। चीन के साथ कतई नहीं बनती। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कतई नहीं बनती। क्यों नहीं है हमारे अच्छे रिलेशंस? जबकि एक बात मैं बता दूं, यूरोपियन देशों के रिलेशंस काफी अच्छे हैं एक दूसरे के साथ में। जितने भी हमारे यूरोपियन देश हैं वो उनकी तरक्की ऐसे हो रही है, उनके बॉर्डर खुले हुए हैं यार। ठीक है, चलिए, तो दैट इज बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे अधिक लंबी सीमा लगी हुई है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सर क्रीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। इसका जवाब है क्योंकि हमारे पड़ोसी हमें देखकर जलते हैं। याद रखिएगा, भारत को देखकर, भारत की तरक्की को देखकर जलते हैं। ठीक है, चाइना हालांकि हमसे आगे, बहुत आगे है तरक्की में। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, वो हमसे 2 टाइम्स आगे अपनी इकोनॉमी में, पर भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी को देखकर ये सब लोग जलते हैं। ठीक, चलिए, तो सही आंसर क्या है साथियों? दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? कौन सा राज्य का सबसे लंबा तट पाया जाता है? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, कम ऑन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा। वैसे भी देखो यार,
पूरा ऐसे घूम कर यहां से लेकर यहां तक, ऐसे यहाँ ये पूरा दिख रहा है ना, ऐसे रहता है पूरा गुजरात का, है ना, साइड में जो है स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए साथियों, तो अगर आप लोग सीटेट, रीट और सुपर टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके 2 मिनट में लेना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि आखिरकार ग्रेड ऑफ सुपर क्या है। सबसे पहले यार इस सेशन में आने के लिए सबका धन्यवाद। कोई भी जाएगा नहीं, समझ के जाएंगे। सभी बातें जो मैं समझाऊंगा वो बहुत जरूरी बातें हैं, कोई भी यहां से हिलेगा नहीं। बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं, नुकसान की बात कभी करता भी नहीं। समझो साथियों, हम लोग मान के चलिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और भैया जब यूपी टेट निकाल लेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, सुपर टेट देना पड़ेगा। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। और जब हम सी टेट निकालेंगे तो हमें केवीएस देना पड़ेगा, ठीक है, हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, ये सब तुम्हें नहीं लगता कि ये सब धंधे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो भी मतलब हैं ये सब धंधे कर रहे हैं कि भैया सी टेट की फीस लो, अलग से लो, 3000 इसके लेंगे, ठीक है, यूपी टेट की करनी है तो 3000 लेंगे, ठीक है, रीट की करनी है तो 3000 लेंगे, ठीक है, इसकी 3000 लेंगे, इसकी 3000। ऐसे बैचेस आपको बहुत मार्केट में मिल जाएंगे कि भैया 3000 इसका दो, 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 तो टोटल 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15,000 रुपए दो, तब तो हम पढ़ाएंगे। हम कहेंगे भैया हम धंधा नहीं करते, हम लोगों ने कहा हम धंधा नहीं करेंगे, हम लोग बच्चों का फायदा देखेंगे। यार वहां पर आने वाले जितने भी छात्र हैं वो एक भरोसे पर हमारे साथ जुड़ते हैं कि हम उनका एग्जाम निकालेंगे। वो हमें एक अध्यापक के रूप में, एक भगवान के रूप में देखते हैं, हमें एक हद तक भगवान के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा नहीं भैया, हम एक बार ही सिर्फ फीस लेंगे छात्रों से, और वो भी 3000 नहीं लेंगे, फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ हम 2000 रुपए लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे, 2000 रुपए लेंगे, और साल भर आपको पढ़ाएंगे। कितना, सिर्फ 2000 लेंगे ग्रेड ऑफ सुपर में, ठीक है, और आपको साल भर इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कराएंगे। ये कैसे पॉसिबल है, ग्रेड अप पर पॉसिबल है। ठीक, आप लोग एक बार ग्रेड अप सुपर खरीद लीजिए, ठीक है, सुपर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये नंबर है, और आप ये तमाम बैचेस, जैसे ही आपका सीटेट पास हो आप तुरंत केवीएस में स्विच कर लेना अपना बैच, केवीएस पढ़ो, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। आप लोगों को यूपी टेट पास हो गया, सुपर टेट में स्विच कर लो, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। रीट अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने सी टेट भी भरा है, रीट भी भरा है, कोई पैसा नहीं देना है। रीट भी लो, यूपी टेट लो, जो पढ़ना पढ़ो। और हाँ, आगे देखना DSSB की वैकेंसी आएगी तो तुरंत DSSB का बैच निकाल देंगे, वो भी पढ़ना, सिर्फ इन 2000 रुपए में। हम लुटेरे नहीं है भाई साहब, हम पहले ही कहते हैं हम लूटने वालों में से नहीं है, ठीक है, समझिए साथियों। तो ये सब आप लोगों के लिए किया है हम लोगों ने, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर फीस ही क्यों रखी 2000 रुपए। एक बात बताओ, हम नहीं होते तुम्हारी लाइफ में, ग्रेड अप नहीं होता तुम्हारी लाइफ में, तो भी तो कहीं पेड में जाके पढ़ रहे होते ना, कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होते ना, समझ रहे हैं। फ्री, ठीक है, फ्री वालों के लिए मैं एक बात कहूंगा, तुम्हारे लिए मैंने खूब पढ़ाया है, दम कर पढ़ाया, पूरी एनसीईआरटी कराई है, ठीक है, हर चीज कराई है। पर आप लोग जानते हैं हर चीज का एक खर्चा होता है, हर चीज की कॉस्ट लगती है। और देखो, अब जितना भी कंटेंट बनवाते हैं उन हर चीज के पीछे एक पैसा होता है। आपको पता होगा ग्रेड अप कभी भी यूट्यूब से पैसा नहीं लेता है। हम लोग एक भी ऐड नहीं देखते होंगे तुम हमारे चैनल पर, हम लोग नहीं लेते, हमें नहीं दिखानी एडवर्टीजमेंट। पढ़ाते पढ़ाते कोई गंदी ऐड आ गई बच्चे के सामने, उसका ध्यान भटक गया, हम नहीं करते, वो चीज ही नहीं करते हम लोगों का सिर्फ इतना है कि भैया ये बच्चे एक बार अगर 2000 भी दे देंगे, वो भी तुम्हारे ऊपर, इतना छूट छाट देकर, ठीक है। 40% का ऑफ चल रहा है फिलहाल, इस नंबर पे कॉल कर लेना, जल्दी खत्म हो जाएगा 40% का ऑफ। फिर मत कहना सर जी खत्म हो गया, फिर बाद में 3000 का मिल रहा है, अब तो सर जी अब तो महंगा हो गया, ऐसा करके, ठीक है, कर लेना जो भी है। और जो भी कह रहे हैं कि सर जी जो फ्री क्यों दे रहे हो, भैया ये वही लोग हैं जो कहीं किसी पेड बैच में जाकर, ऑफलाइन में जाकर 5-5 हजार रुपए महीने के देते हैं, समझ रहे हो, यही पेड में जाकर 5-5 ऑफलाइन में दे रहे होते हैं 5-5 हजार रुपए, और फिर क्या नहीं मिलता है, ना कोई नोट्स नहीं मिलते, कोई क्वालिटी की चीज नहीं मिलती, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। तो हम लोगों ने यार आप लोगों के लिए अच्छे टीचर्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, आप सभी जानते हैं। और ये सभी बैच, एमपी टेट भी, यार मैं भूल गया था, एमपी टेट भी, ठीक है, ये सभी बैचेस आप लोग के चल रहे हैं, संस्कृत भी है, सोशल साइंस भी है, पेपर 2 भी है, ठीक है, हर चीज है यार। इन सब का खर्चा नहीं आता होगा क्या, एक बात बताओ, इन सब चीजों का खर्चा नहीं आता होगा? हम लोगों को सैलरी नहीं चाहिए क्या, एक बात बताओ? हम लोगों को ये एनर्जी आती है, जो भी हम पढ़ाते हैं, हमें सैलरी नहीं चाहिए क्या? समझ रहे, सैलरी चाहिए यार, घर का खर्चा भी तो चलाना है, हमारी भी मम्मी पापा हैं जैसे तुम लोगों के मम्मी पापा हैं, समझ रहे हैं। अब खेत बेच के तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। तो
ये हम लोगों के एक ऑफर आया हुआ है फिलहाल होप 40 का, ठीक है। इस लोग के साथ, इस ऑफर के साथ हम 40% ऑफ दे रहे हैं। खरीद लो जितना जल्दी हो सके, फिर बाद में मेरे से मत कहना सर हम रह गए थे, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। दैट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। तो ये रहा फिलहाल 6 मंथ का 3600 का है, 12 मंथ का 4560 का है। इस पे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, तो करीब आपको वही 2000 के 80 के आसपास का मिलेगा साथियों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू।